स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका अपने इस चैनल पर। और पहले ही बता दूं कि आज फिर से 20 क्वेश्चन प्राचीन भारतीय इतिहास के आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और ये आज आप लोगों का प्राचीन भारतीय इतिहास का ये अंतिम वीडियो है, अंतिम टेस्ट है। ठीक है, 4 वीडियो अभी तक मैं डाला हूं प्राचीन भारतीय इतिहास से, जिसमें पहले 25 फिर 20 फिर 20 और ये आज चौथा वीडियो ये चौथा वीडियो है आप लोगों के लिए। और इसमें भी 20 क्वेश्चन हैं। टोटल 20, 20, 20, 60 और 25, 85 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने कराया है प्राचीन भारतीय इतिहास का। और पुराने मतलब पैटर्न पर, बिहार बोर्ड का जो पुराना पैटर्न था जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे और 50 ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको देने होते थे, उसमें इस खंड से यानी प्राचीन भारतीय इतिहास से आपको 15 नंबर के क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन आते थे। लेकिन जो नया पैटर्न है जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं और आपको बनाना अभी भी 50 है, अभी भी आपको कोई 50 ही बनाना है, लेकिन क्वेश्चन दिए जाएंगे 100, आपको ऑप्शन ज़्यादा दिया जा रहा है। तो अब इस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं 20-25 के आसपास। जैसे 2023 में इस खंड से मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास से 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2022 में कुल इससे 24 क्वेश्चन पूछे गए थे MCQs। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 24 पूछे गए थे 2022 में। 2023 में 25 पूछे गए थे। तो आपके लिए ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट होगा अगर ये 85 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आप कम से कम 20 प्लस यानी 20 से 24 के बीच या 20 से 25 के बीच आपका क्वेश्चन बनने का चांस है। आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव का टारगेट रखना है कि आपको 50 में 50 सही बनाना है। उसके लिए आप इस खंड को ले सकते हैं। फिर आगे 2 खंड है, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, तो ये आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया कि ये आज आपका प्राचीन भारतीय इतिहास का लास्ट वीडियो होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको मैं 20 क्वेश्चन और कराऊंगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन रिपीटेड भी हो। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा होगा उसको देखिए, पढ़िए और इसका जवाब फिर से वही करना है। कॉपी पर 1 से 20 लिख लेना है। ABCD में से जो सही आंसर लगता है उसको लिखना है। फिर मैं जब आंसर बताऊं उसे चेक करके कमेंट सेक्शन में बताना है लास्ट में कि 20 में आपका कितना आया। पहला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में है? ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता का एक नगर था और ये बताना है कि आज ये किस राज्य में पड़ता है। A हरियाणा, B उत्तर प्रदेश, C गुजरात या D पंजाब। धौलावीरा किस राज्य में है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पंजाब। जल्दी जल्दी अपना आंसर लिखेंगे, कॉपी पेन ले करके बैठेंगे, कॉपी पर 1 से 20 तक लिख देंगे नंबर, उसके आगे ABCD में से आंसर लिखेंगे, फिर चेक करके बताएंगे कि आपका कितना आया। जल्दी जवाब देंगे। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा C गुजरात। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? C गुजरात। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है, आते हैं अब अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। सवाल संख्या 2, प्रश्न क्रमांक 2। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के शासन काल में हुई? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के शासन काल में हुई? A अशोक, B कालाशोक, C अजातशत्रु या D कनिष्क। देखिए, बौद्ध परिषद 4 हुए थे, ये याद रखना है। बौद्ध परिषद जिन्हें बौद्ध संगीतियाँ भी कहा जाता है, 4 हुए थे। ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के शासन काल में हुई। इसका आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, चौथा कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके शासन काल में हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे। पहले इसका जवाब दे दीजिए। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के शासन काल में हुई? सही जवाब क्या होगा? A अशोक, B कालाशोक, C अजातशत्रु या D कनिष्क। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा D कनिष्क। ठीक है, D कनिष्क। चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और ये कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे इस परिषद के? वसुमित्र थे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि पहला, दूसरा, तीसरा कब हुआ। पहला बौद्ध संगीति जो है या पहला बौद्ध परिषद जो है वो राजगृह, जो कि आज राजगीर के नाम से जाना जाता है, वहाँ हुआ था। महाकश्यप उसका अध्यक्ष था और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, पहला बौद्ध परिषद राजगृह
में हुआ था? महाकश्यप अध्यक्ष था। अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दूसरा बौद्ध परिषद जो है वो वैशाली में हुआ था। साबाकामी उसके अध्यक्ष थे और काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, काला अशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध परिषद या दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, तीसरा बौद्ध परिषद या तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलीपुत्तिस्य जो थे उसके अध्यक्ष थे और अशोक का शासनकाल चल रहा था। ठीक है, तीसरा बौद्ध परिषद या तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। और चौथी बौद्ध परिषद कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इन चारों को याद कर लेना है। इन चारों में से कोई भी पूछ सकता है कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन था, किसके शासनकाल में हुआ था, याद कर लेना है। ठीक है, तो पहला अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था, महाकश्यप अध्यक्ष थे। दूसरा काला अशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था, साबाकामी उसके अध्यक्ष थे। तीसरा अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्तिस्य जो थे उसके अध्यक्ष थे। चौथा कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुआ था, वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे। आते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। सवाल संख्या 3, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? अभी मैंने चारों बौद्ध संगीति बताया, जल्दी से इसका आंसर दीजिए एकदम। अभी बताया चारों, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, जल्दी बताइए। सही जवाब क्या होगा इसका? इसका सही जवाब होगा ए। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अभी बताए हैं अशोक के शासनकाल में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। मोगलीपुत्तिस्य जो थे इसके अध्यक्ष थे। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रश्न संख्या 4, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इत्सिंग, बी फाहियान, सी हुएनसांग या डी इनमें से कोई नहीं? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ए इत्सिंग, बी फाहियान, सी हुएनसांग या डी इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी अपना आंसर लिखेंगे। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? क्या होगा इसका सही जवाब? ए इत्सिंग, बी फाहियान, सी हुएनसांग, डी इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी फाहियान। ठीक है, गुप्त काल में फाहियान भारत आया था चीनी यात्री, और ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा। 399 से 414 ईस्वी तक ये भारत में रहा। विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? मतलब कनिष्क कब सम्राट बना? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? ए 48 ईस्वी में, बी 78 ईस्वी में, सी 88 ईस्वी में, डी 98 ईस्वी में? ए बी सी डी में से कौन आंसर सही है? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? ए 48, बी 78, सी 88 या डी 98? 48, 78, 88 या 98 में? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा बी 78 ईस्वी में। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और इसका जो मतलब राज्यारोहण है वो 78 ईस्वी में हुआ था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? ए यात्री, बी व्यापारी, सी राजदूत या डी गुलाम? मेगास्थनीज कौन था? ए यात्री, बी व्यापारी, सी राजदूत या डी गुलाम? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी राजदूत। मेगास्थनीज कौन था? राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस का राजदूत था। इसने इंडिका लिखी थी, इंडिका नाम की अपने यात्रा वृत्तांत को इंडिका नाम दिया था इसने। ठीक है, याद रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये आ गया। अर्थशास्त्र के लेखक हैं, कौन है अर्थशास्त्र के लेखक? ए मनु, बी वाल्मीकि, सी वेदव्यास या डी कौटिल्य? अर्थशास्त्र के लेखक हैं मनु, वाल्मीकि, वेदव्यास या कौटिल्य? कौन? जल्दी जल्दी अपना आंसर लिखेंगे। अर्थशास्त्र के लेखक हैं मनु, वाल्मीकि, वेदव्यास या कौटिल्य? सही जवाब क्या है?
इसका सही जवाब है डी, कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता था। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य चाणक्य, याद रखना है। कौटिल्य किसका नाम था? चाणक्य का नाम था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रश्न संख्या 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अभी बताया है इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? ए मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी ह्वेनसांग या डी अलबुरुनी? जल्दी आंसर दीजिए, अभी बताए हैं। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी ह्वेनसांग, डी अलबुरुनी? सही जवाब क्या होगा? ए मेगास्थनीज, अभी बताया था। सही जवाब क्या होगा? ए मेगास्थनीज। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोथल कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान या डी पंजाब? लोथल कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी राजस्थान या डी पंजाब में? कहाँ है लोथल? कहाँ स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या पंजाब? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ए गुजरात। क्या होगा? ए गुजरात। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में, और ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, आते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? ए 261 ईस्वी पूर्व, बी 280 ईस्वी पूर्व, सी 285 ईस्वी पूर्व या डी 290 ईस्वी पूर्व? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? 261 ईस्वी पूर्व, 280 ईस्वी पूर्व, 285 ईस्वी पूर्व या 290 ईस्वी पूर्व? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? ए 261 ईस्वी पूर्व, बी 280 ईस्वी पूर्व, सी 285 ईस्वी पूर्व या डी 290 ईस्वी पूर्व? कलिंग की लड़ाई से किसका नाम जुड़ा हुआ था? अशोक का। ठीक है, यहीं से अशोक का हृदय बदलता है। वो साम्राज्य विस्तार के स्थान पर धम्म प्रचार की नीति उसने अपनाई थी इसी युद्ध के बाद से। ये युद्ध कब लड़ा गया था? सही जवाब क्या है? सही जवाब है ए 261 ईस्वी पूर्व। कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी 261 ईस्वी पूर्व। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या डी कनिष्क? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन या डी कनिष्क? किसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? जल्दी जल्दी आंसर देंगे। इसका सही जवाब होगा सी उदयन। ठीक है, किसने की थी पाटलिपुत्र नगर की स्थापना? सी उदयन ने। ठीक है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। 80,000 गांवों को मिलाकर एक महान साम्राज्य बनाया था बिंबिसार ने। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था जिसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु का बेटा उदयन था। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी और उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना सोन, पुनपुन और ये गंगा नदी के संगम पर की थी। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? ए सिकंदर, बी नेपोलियन, सी फाहियान या डी बुद्ध? समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? ए सिकंदर, बी नेपोलियन, सी फाहियान या डी बुद्ध? सही ऑप्शन कौन सा है? ए बी सी डी में से कौन? सही जवाब क्या होगा? समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है क्योंकि समुद्रगुप्त ने प्राचीन भारत में अपने साम्राज्य को बहुत विस्तृत किया था। नेपोलियन का जो इतिहास है वो आधुनिक इतिहास है। समुद्रगुप्त प्राचीन काल में था, नेपोलियन से बहुत पुराना है, लेकिन इतिहासकार तुलना करते हैं समुद्रगुप्त की नेपोलियन से, जबकि तुलना होनी चाहिए नेपोलियन की समुद्रगुप्त से। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? जिन्होंने भी पार्ट ए वीडियो देखा होगा या पार्ट बी वीडियो देखा होगा, इस सब में बार बार भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सवाल आ रहे हैं, तो उसमें मैंने बताया है। जल्दी बताइए, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? बोध गया, पावापुरी, लुम्बिनी या सारनाथ? ए बोध गया, बी पावापुरी, सी लुम्बिनी या डी सारनाथ? कहाँ? चारों जगह भगवान बुद्ध से ही जुड़े हुए हैं।
आपको बताना है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है। चारों जगह में से बोध गया, सारनाथ, ए बोध गया, बी पावापुरी, सी लुम्बिनी या डी सारनाथ, कहाँ हुआ था? सही जवाब क्या है? सही जवाब है सी लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। सारनाथ में उन्होंने सबसे अपना उपदेश देना शुरू किया था, मतलब दिव्य ज्ञान को देना शुरू किया था सारनाथ से। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इस बात को याद रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सवाल संख्या 14। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है ए मृतकों का टीला, बी महान का टीला, सी जीवितों का टीला, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है पिछले वीडियोस में। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, महान का टीला, जीवितों का टीला, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? सही जवाब है ए मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किन नदियों के संगम पर की गई थी? एकदम आसान सा सवाल है, अभी बताया है। गंगा जमुना सरस्वती के, बी सोन फल्गु गंगा के, सी पुनपुन गंडक फल्गु के, या डी गंगा सोन पुनपुन के। अभी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किन नदियों के संगम पर की गई थी? यहाँ किन गलत लिखा हुआ है, किन छोटा न से होता है, टाइपिंग मिस्टेक है। जिसने टाइप किया होगा उसने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया होगा। ठीक है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किन नदियों के संगम पर की गई थी? ए गंगा जमुना सरस्वती, बी सोन फल्गु गंगा, सी पुनपुन गंडक फल्गु, या डी गंगा सोन पुनपुन। इसका सही जवाब होगा गंगा सोन और पुनपुन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदायीन ने की थी। अभी बताए हैं गंगा सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। आगे चलते हैं। 16वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी थोड़ी देर पहले ही बताया है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? अभी बताए थे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी। 4 बौद्ध परिषद या 4 बौद्ध संगीति हुई है। उसके अध्यक्ष कौन थे? किसके शासनकाल में हुई? कहाँ हुई? अभी बताया है। जल्दी से आंसर देंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ए सारनाथ, बी बोध गया, सी राजगीर, या डी बनारस। राजगृह उसे कहा जाता था पहले। ए सारनाथ, बी बोध गया, सी राजगृह, या डी बनारस। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चलिए, इसका सही जवाब क्या होगा? सी राजगृह। ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में हुई थी। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17वां सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी ब्राह्मण धर्म, या डी सिख धर्म। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध, बी जैन, सी ब्राह्मण, या डी सिख। जल्दी जल्दी आंसर लिखेंगे। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए बौद्ध। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, कोई भी स्तूप। ठीक है। आगे चलते हैं। 18वां सवाल। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? ए पांडव, बी कौरव, सी संथाल, या डी मंगोल। किन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध जीता था? कुरुक्षेत्र का युद्ध देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, महाभारत के युद्ध को ही, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, इसीलिए इसे कुरुक्षेत्र का युद्ध कहा जाता है। ठीक है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, इसीलिए इसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है। इसे किसने जीता था? बहुत आसान सा सवाल है। ये युद्ध हुआ था पांडव और कौरवों के बीच में, और इस युद्ध को जीता था पांडवों ने। ये मतलब धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक धर्म युद्ध था और धर्म पांडवों के साथ था। भगवान कृष्ण इधर ही थे पांडवों के साथ, इसीलिए पांडवों की विजय हुई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी महाभारत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? ए अर्जुन, बी विदुर, सी भीष्म, या डी पांडु को। किसे कहा जाता था? गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? ए अर्जुन, बी विदुर,
सी भीष्म या डी पांडु? इसका सही जवाब होगा सी भीष्म। गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता था और उनका असली नाम असल में था देवव्रत। देवव्रत उनका नाम था। उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा की थी तो इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा। वो गंगा के पुत्र थे इसलिए उन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है। भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है, उनका देवव्रत उनका असली नाम था, याद रखना है। गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है, देवव्रत उनका असली नाम था। आगे आते हैं और ये हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतिम वीडियो का अंतिम सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी महाभारत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ए भीम, बी युधिष्ठिर, सी अर्जुन, डी इनमें से सभी। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी का एक और नाम है पांचाली, याद रखिएगा। पांचाल के राजा की पुत्री थी इसीलिए इन्हें पांचाली कहा जाता था। द्रौपदी को ये किनकी पत्नी मतलब किसकी पत्नी थी? तो इसका यहाँ सही जवाब होगा इसमें से सभी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी लेकिन उसे जीता था अर्जुन ने, इस बात को याद रखना है। स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीता था लेकिन उनकी माता के अर्जुन की माता के आज्ञा के कारण द्रौपदी को 5 भाइयों से विवाह करना पड़ा। 5 भाई कौन कौन थे? सबसे बड़े युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, नकुल और सहदेव। 5 पांडव से द्रौपदी का विवाह हुआ था, याद रखना है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी, और स्वयंवर में उन्हें जीता था अर्जुन ने। ठीक है, तो आज का ये हमारा वीडियो सेशन ख़त्म होता है और ये आपके प्राचीन भारतीय इतिहास का अंतिम वीडियो था। और आप अब कम से कम 20 क्वेश्चन तो आप आराम से टिक लगा सकते हैं। तो इन एक बार अगर जिन लोगों ने पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी वीडियो यानी कि नहीं देखा है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो वो देख ले और मतलब कि टारगेट बनाए कि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लगा करके सही आना है हिस्ट्री में। ओके, थैंक यू।